नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया। अंग्रेजी में इसको सोशल एक्शन कहा जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाज शास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्ति क्रिया से भिन्न माना और समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा भी लिया है और उनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी आदर्श प्रारूप का एक प्रकार है। मैक्स वेबर ने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर हम उसी के बारे में विचार करेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं मैक्स वेबर की, वो इस प्रकार से हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। दूसरी परिभाषा है मैक्स वेबर के अनुसार कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि भी निर्धारित हो। इस परिभाषा से बच्चों यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जानने का प्रयास करें। अब इसके पश्चात हम सामाजिक क्रिया की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो मैक्स वेबर महोदय ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है और इसकी 4 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देंगे कि यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दूसरी विशेषता है प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जैसे बिजली कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। और इसी प्रकार यदि अकेले में बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल अथवा सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तीसरी विशेषता है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और प्रभावित हो। यहाँ पर बच्चों हम आपको कुछ उदाहरण देंगे। यदि सड़क पर 2 साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि इसके स्थान पर टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या मारपीट होती है तो हम उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं
प्रभावित है। चौथी जो हमारी विशेषताएं हैं वो है सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। यहाँ पर हम बच्चों एक उदाहरण लेंगे कि एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, इट मीन्स सामाजिक क्रिया के प्रकार। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। तो नंबर 1 तार्किक क्रिया, इसको हम अंग्रेजी में रेशनल एक्शन भी कहते हैं। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। नंबर 2 मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कैसे? कि यदि कप्तान यह भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह यह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज्यादा अच्छा समझता है। क्यों? क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता है। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह यह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती है। नंबर 3 भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों और भावनात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, करुणा, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर एक उदाहरण है कि किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यह क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो कि
सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया कहते हैं। नंबर 4, परंपरात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते आ रहे हैं और प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और न ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज करना, श्राद्ध एवं तर्पण करना आदि क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती है। इस प्रकार से परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। तो आज हमने सामाजिक क्रिया के बारे में जाना, इसका अध्ययन करा। धन्यवाद।